हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस ट्यूटोरियल। कल की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मोशन कवर कर लिया था और जाना था कितने टाइप के मोशन होते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो जितने भी टाइप के मोशन में पढ़े थे उसे अगर कैटेगराइज किया जाए दो पार्ट, तो वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया असमान गति। यानी कि जब आपको इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो और वो भी इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मान लीजिए आपको 1 घंटे दिए गए और आपने 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। अगले फिर 1 घंटे में आप फिर 10 किलोमीटर चलते हैं, अगले फिर 1 घंटे में आप फिर 10 किलोमीटर ही चलते हैं, मतलब हर 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर ही चल रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं। लेकिन अगर आपको एक घंटे का 3 टाइम पीरियड मिल जाए और उस 3 टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड में आप 2 किलोमीटर चल जाएं, अगले 1 घंटे में आप 15 किलोमीटर चले जाएं और तीसरा जब फिर 1 घंटा मिले तो आप मात्र 1 किलोमीटर चलें। यानी यहाँ आपने क्या देखा कि एक घंटा तीनों बार में आपने क्या किया कि बराबर दूरी ही नहीं तय की, अलग अलग दूरी तय कर ली। यानी कि क्या देखा आपने कि अनइक्वल डिस्टेंस आपने कवर किया, बराबर डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, तो इसको बोल देंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दो टाइप के होते हैं। जितने टाइप पढ़े थे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, हाँ, अब इसमें एक टर्म आता है डिस्टेंस का। यानी डिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में, हिंदी मीनिंग सबको पता होगी। डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब दूरी, यानी कि द लेंथ ऑफ पाथ, यानी पथ की लंबाई। जो चलते हैं ना, वो पथ की लंबाई जो कवर की जाती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। एक चलायमान वस्तु है और उसने कुछ दूरी तय कर ली, कुछ लंबाई तय कर ली उसने, तो उसी को हम दूरी बोल देंगे, ठीक है। हाँ, अब ये तो थी बातें आपके जो जनरल टर्म थे। उसके बाद जो मैंने टॉपिक में लिखवाया था कल की वीडियो में, उसमें रेफरेंस पॉइंट दिया था। एक रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसको फिक्स करके ही हम ये पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। मान लेते हैं ये दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर एक साथ ऐसे रखे हुए हैं और इस पर भी एक चींटी बैठी हुई है और इस पर भी एक चींटी बैठी हुई है। चींटी मान लेते हैं या मच्छर मान लेते हैं, बैठे हुए हैं और फिर ये दोनों ही ऐसे मूव कर रहे हैं साथ में। अब अगर इस पार्ट पे, इस मार्कर पे अगर वो चींटी बैठी हुई है तो इसको देखेगी तो ये तो कहीं से भी मूव करती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ना, इसलिए इनको मूवमेंट कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे तो ये मार्कर मूव करता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ, यानी मैं रेफरेंस पॉइंट बन गया हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये मार्कर मूव कर रहा है। लेकिन अगर इस पर चींटी बैठी है, इस पर भी चींटी बैठी है, तो इनके अकॉर्डिंग ये मार्कर मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बदल ही नहीं रही है, वही डिस्टेंस है। यानी कि रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ प्लेस और ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी जगह होती है या कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है यूज्ड फॉर कंपैरिजन, जिससे तुलना की जाए, टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज़ इन मोशन, कि पता कर किया जा सके कि कोई चीज़ मूवमेंट या मोशन में है या नहीं है। यानी ट्रेन में हम दो लोग बैठे हैं या कार में दो लोग बैठे हैं, तो वो दोनों लोग एक दूसरे के लिए मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, रेस्ट में हैं, रुके हुए हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई देखता है तो उन्हें वो मूवमेंट दिखाई पड़ेगा, वो जा रही होगी कोई चीज़, कार जा रही है, ट्रेन जा रही है। इतना क्लियर हो गया होगा, आसान था, बहुत टफ नहीं था रेफरेंस पॉइंट को समझना। और इसी रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे ही मोशन को डिस्क्राइब किया गया। यानी कि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, कोई भी चीज़ ना ही रेस्ट में है और ना ही मोशन में है। ये हमारे ऑब्ज़र्व करने के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि अर्थ पे हम सभी लोग, मेरे मकान, घर, क्या कह सकते हैं, पेड़ पौधे, सभी रुके हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें दिखाई पड़ते हैं ना। अगर कोई चाँद से हमें देखे या कोई सैटेलाइट से हमें देखे तो हम तो मूव करते हुए दिखेंगे ना। एक पॉइंट पे अभी यहाँ थे, अब यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। इस तरह से हम क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यानी कि ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ही मोशन डिस्क्राइब किया जाता है, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, क्या डिफरेंस दोनों में होता है। डिस्टेंस हम डेफिनेशन जान चुके हैं कि पाथ ऑफ, लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका हिंदी होता है विस्थापन, और मिनिमम डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच की, मिनिमम डिस्टेंस का एक टर्म होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। यानी कि अगर
एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट मिनिमम या शॉर्टेस्ट मतलब होता है कम से कम, यानी ए से बीच का एग्जैक्ट जो दूरी है दोनों के बीच की वो मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर की है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो गया। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं इस रास्ते से चला जाऊँ ए से बी पे, या फिर मैं ऐसे घूम करके ऐसे चला जाऊँ, या फिर मैं ऐसे घूमता हुआ इधर उधर जाऊँ उसके बाद बी पे आऊँ। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि हर बार डिस्टेंस तो बदल रही है। भाई यहाँ से मैं इधर आया घूमते हुए तो दूरी बढ़ रही होगी, ये और बड़ा हुआ लाइन दिख रहा है मुझे, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस और ज़्यादा हुई होगी, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है ना। इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच की। चलिए स्केलर लिखा है यहाँ, वेक्टर में लिखा है, ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश और सदिश राशियाँ, इसको हम पढ़ेंगे एक्चुअल में। इसके बाद मैं वही पढ़ाने वाला हूँ आपको क्वांटिटी के बारे में, लेकिन अभी इतना समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी दो क्वांटिटीज उन क्वांटिटी को बोलते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिणाम ही हो। जैसे कि मैंने बात की अगर द्रव्यमान की, द्रव्यमान जिसको हम बोलते हैं मास, जैसे इसको किलोग्राम में तोलते हैं, मतलब जिसमें डिस्टेंस की जरूरत, उसकी दिशा की जरूरत ना पड़े हमको। या फिर हम बात करें अगर वो हो गया आपका दूरी हो गया, उसके बाद आपकी चाल हो गई, चाल जिसको स्पीड बोलते हैं, स्पीड, ये सब की सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर का मतलब हो गया वो क्वांटिटीज जिसमें दिशा की भी जरूरत पड़ जाए हमें। जैसे कि फोर्स हो गया हमारा, फोर्स यानी जब हम बोलते हैं कि 5 न्यूटन का बल लगाइए, तो आदमी पूछेगा ना कि भैया किस दिशा में बल लगाना है, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, ऊपर नीचे, किधर बल लगाना है। मतलब आपको मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं परिमाण, परिमाण, और दिशा भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, दिशा, डायरेक्शन, इन दोनों की जरूरत पड़ती है किसमें, वेक्टर क्वांटिटीज में। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी उसमें दिशा की जरूरत कुछ नहीं होती। यानी कि मानते मैंने कहा कि 5 किलो आलू, तो कोई थोड़ी बोलेगा कि भैया किस दिशा में तोलना है, डायरेक्शन नहीं पूछेगा आपसे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है वेक्टर क्वांटिटी में। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हमें शॉर्टर डिस्टेंस तो बताता ही है, कम से कम दूरी बताता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि वो दिशा किधर है। मैंने कहा कि मेरे घर से कोई प्लेस का मैंने जब नाम ले लिया, कि मान लो कोई गांव का नाम ले लिया कि रामपुर मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो जब मैंने कहा 2 किलोमीटर दूर है, तो एक्चुअली मैंने क्या बता दी, डिस्टेंस बता दी। लेकिन इंसान पूछेगा कि 2 किलोमीटर किधर, क्योंकि मान लो आपका गाँव यहाँ पर है, तो यहाँ भी 2 किलोमीटर है, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर, यहाँ पर भी, मतलब ये सारे डिस्टेंस 2 किलोमीटर के हैं। तब तो कंफ्यूज रहेगा ना इंसान। इस वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट बताना होगा उसे। हमें ये कहना होगा कि 2 किलोमीटर ईस्ट है, यानी पूरब है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी इसका भी हमें बताना पड़ेगा, उसके साथ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यानी जब हम 2 इन्फॉर्मेशन को उसे देंगे और फिर वो वहाँ पहुँचेगा, तो एक्चुअल में वो क्या जान पाया, वो डिस्प्लेसमेंट जान पाया है। इसका ये मतलब होता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। यानी जब हम किसी को कुछ बताते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो इंसान अगर आपसे दूरी के साथ साथ दिशा भी पूछे, और दिशा तो पूछा ही आएगा ना, तभी तो पता लग पाएगा कि कोई एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ जाना है हमें। इस वजह से हम जनरल लाइफ में डिस्प्लेसमेंट का ही यूज़ करते हैं। यानी कोई प्लेस बताना होता है तो हम बताते हैं कि हाँ ये इतनी दूर है, इस दिशा में है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। थैंक यू वेरी मच।